टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी कहानी है। दो पड़ोसी थे, राम और श्याम, और दोनों 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। दोनों बच्चे थे। हुआ क्या कि 9th स्टैंडर्ड में राम को मिले 70% और श्याम को मिले 60%। तो जो दोनों का डिफरेंस आया परसेंटेज का, वो 10% का डिफरेंस आया। लेकिन नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में उन दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस 15% हो गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पे राम ने ज्यादा अच्छा किया या श्याम का परफॉर्मेंस खराब हो गया? और इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि ये जो पूरा डिस्कशन चल रहा है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि डॉलर मजबूत हो रहा है। न्यूज में, मीडिया में हमें ये चारों तरफ सुनने मिल रहा है कि नहीं नहीं, रुपया तो कमजोर हो रहा है। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. तो एक्चुअली इसकी पूरी कहानी है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी कंट्री के करेंसी का गिरना या मजबूत होना ये सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके कई बार इंटरनल यानी कंट्री के अंदर के फैक्टर्स और कई बार कंट्री के बाहर यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर भी जिम्मेदार होते हैं। उसी चीज को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले ना ये समझ लेते हैं कि क्या वर्ल्ड में कोई एक ऐसा पैरामीटर बना करके रखा गया है जहां से हमें देखने को ये मिले कि वर्ल्ड वाइड करेंसी जो मजबूत करेंसी हैं वो मजबूत हो रही हैं या फिर कमजोर हो रही हैं। तो उसके लिए हमें देखना होता है डॉलर इंडेक्स। अब अगर आपके लिए ये कोई नया टर्मिनोलॉजी है तो भी कोई बात नहीं, मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से बता देता हूं। देखो, अब जब भी किसी एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कोई सामान लेना या देना पड़ता है तो उनके बीच में ना कोई एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी होनी चाहिए। पहले वो गोल्ड हुआ करता था, बट धीरे धीरे वो रिप्लेस होकर के डॉलर हो गया। तो अब ऑलमोस्ट हर कंट्री जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करती है वो ये चीज का ध्यान रखती है कि उसकी कंट्री की करेंसी डॉलर के मुकाबले किस रेशियो में चल रही है, ताकि वो आसानी से सारे ट्रांजैक्शंस कर पाए। और ये डॉलर इंडेक्स वो ऐसा इंडेक्स है जो कि डॉलर की स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब ये इंडेक्स का नंबर डिफाइन कैसे होता है, अगर उसे हम समझ लेंगे तो ये जो पूरी डिबेट है कि रुपया गिर रहा है या डॉलर बढ़ रहा है, इसका सॉल्यूशन हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले चलते हैं इन्वेस्टोपीडिया पे, देखते हैं डॉलर इंडेक्स होता क्या है। तो अगर आप यहां पे फोकस करोगे, सो डॉलर इंडेक्स इज मेजर द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर्स रिलेटिव टू बास्केट फॉरेन करेंसीज, यानी कि कुछ ऐसी करेंसीज डिफाइन की गई है जिनके रिलेटिवली डॉलर का क्या स्ट्रेंथ है, ये इससे मालूम पड़ता है। अच्छा, वो कौन कौन सी करेंसीज हैं, जरा उसको भी देख लेते हैं। यूरो जिसका 57% कंट्रीब्यूशन है, जापानीज येन जिसका लगभग 13%, कैनेडियन डॉलर लगभग 12%, ब्रिटिश पाउंड लगभग 9%, स्वीडिश क्रोना जिसका 4.2% एंड स्विस फ्रैंक जिसका 3.6% डॉलर इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन है। और इससे बनने वाला डॉलर इंडेक्स, इसका बेस वैल्यू 1973 में 100 डिफाइन किया गया था, और अगर ये 100 से ऊपर जाता है इसका मतलब उतने ही परसेंट से डॉलर मजबूत हो रहा है। अगर ये 100 से नीचे जाता है इसका मतलब डॉलर वीक हो रहा है एज कंपेयर टू अदर करेंसीज। जैन 2021 यानी कि पिछले 1.5 साल पहले ये लगभग 91 पे था डॉलर इंडेक्स, और अब बढ़ते हुए ये लगभग 108 के आसपास जा चुका है। तो एक ग्लिम्स हमें ये मिल रहा है कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि क्या डॉलर तेजी से मजबूत हो रहा है या फिर रुपया गिर रहा है। मान लो अगर रुपया गिर रहा है, एग्जाम्पल से चलते हैं, तो इसका मतलब इन 6 करेंसीज के अगेंस्ट भी रुपया बहुत तेजी से गिरना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं यूरो। तो ये हमने ओपन किया है यूरो वर्सेस रुपया, यानी कि 1 यूरो में कितना रुपया होता है और इसका क्या हालत है, जरा 1 साल में देखते हैं। 1 साल में यूरो कमजोर हुआ है। सो वहीं अगर हम सारी 6 के 6 वो करेंसीज को टेबल में रख करके एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में चेक करें, चाहे वो जनवरी हो चाहे वो मार्च 2020, इवन बिफोर कोविड, तो भी आप पाओगे यूरो के अगेंस्ट हम स्ट्रांग हुए हैं, जापानीज येन के अगेंस्ट हम स्ट्रांग हुए हैं, कैनेडियन डॉलर के अगेंस्ट हम वीक हुए हैं क्लियरली, ब्रिटिश पाउंड स्ट्रांग, स्वीडिश क्रोना स्ट्रांग, स्विस फ्रैंक वीक हुए हैं यहाँ पे क्लियरली। आपको डेटा से समझा? अगर हम गिरे होते तो इन 6 के 6 करेंसियों के अगेंस्ट भी तो बहुत तेजी से गिरे होते। अब क्वेश्चन ये होगा कि डॉलर तेजी से क्यों भाग रहा है। किसी भी करेंसी का मजबूत होना या गिरना रिलेटिवली डायरेक्ट कंपैरिजन में जब आप देखते हो तो वो डिपेंड करता है कि उस करेंसी की डिमांड कितनी है। अब हुआ क्या, यूएस में इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है, मतलब वहां पे महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कैसे आप कंट्रोल करोगे? पैसे को मार्केट में कम करना पड़ेगा कि यार मार्केट में ना पैसा कम हो जाए अगर, तो सामान की महंगाई घट जाएगी।
अच्छा, ये कैसे होगा? अब पैसे कैसे कंट्रोल करेंगे? तो क्या करते हैं ना, फिलहाल के लिए यहाँ पे फेडरल रिजर्व, जैसे अपने यहाँ पे आरबीआई है वैसे वहां पे फेडरल रिजर्व है। अब वो क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू कर देते हैं कि भाई अगर मेरे पास पैसा रखोगे ना तुमको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे। तो लोगों को लगता है वाह यार, पूरी दुनिया में सबसे मजबूत करेंसी है डॉलर और उसमें सबसे ज्यादा ट्रस्टेड पर्सन फेडरल रिजर्व, अगर ये मुझे अच्छा रिटर्न दे रहा है तो सारा पैसा यही रखते हैं ना, फिर काहे को इधर उधर जो है रिस्की एसेट में डालना। तब दुनिया के जितने भी जहां जहां से डॉलर रखा हुआ है लोग क्या करते हैं, उसको निकालना चालू करते हैं कि यार मेरे को इसको निकालने दो और मैं जाके फेडरल रिजर्व के पास रख देता हूं। अब इससे क्या होगा, फेडरल रिजर्व यही तो चाहता है कि यार डॉलर मेरे पास लौट आए ताकि इस मार्केट में पैसा कम हो जाए, उसी से महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो क्या इसको कहीं देख सकते हैं कि फेडरल रिजर्व सच में इंटरेस्ट बढ़ा रहा है? बिल्कुल देख सकते हैं। लेट मी शो यू। ये मैक्रो ट्रेंड नाम से एक वेबसाइट है, आप यहां पे देख सकते हो फेडरल रिजर्व्स का इंटरेस्ट रेट है। अब ये देखो जरा 2020 में, लेट मी मेक इट 10 ईयर्स, हाँ अब ये क्लियर दिखेगा। ये देखो 0% था, अचानक से जैसे इन्फ्लेशन इतना भारी पड़ा इनको लगा यार नहीं यार पैसा खींचना पड़ेगा मार्केट से, और खींचने के लिए इंटरेस्ट बढ़ाना इन्होंने शुरू किया। अब ये देखो धनाधन ये इंटरेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं, दिख रहा है 1.58, 2.3। अब ये देखो पिछले साल जनवरी 2021 में 0.8% का इंटरेस्ट था, मतलब कुछ मिल ही रहा, तो कोई क्यों रखेगा यहाँ पैसा। लेकिन अब ये देखो 1.5 साल में ये रिटर्न हो गया है 3.8%। अच्छा, ये इंटरेस्ट 2006 में ये पहुंचा था 5.34%, 2006-07 में, और 15 साल बाद ये नंबर आया है फिर से यहाँ पे 3.08% का। यानी कि फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ाती जाएगी दुनिया से डॉलर लोग निकाल करके यहां पे रखेंगे, यानी कि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। अब इंडिया में जितना भी पैसा है जो फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखें तो उनको लग रहा होगा ना यार निकाल लेते हैं इंडिया से, सीधा फेडरल रिजर्व के पास रखते हैं, 3.08% मिल रहा है, तो वो निकाल रहे हैं और इसके लिए कंपैरेटिवली डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे डॉलर मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और इसमें पूरा रोल फेडरल रिजर्व का है। अब आपका क्वेश्चन होगा लेकिन लोकेश ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि डॉलर बराबर रहे, फेडरल रिजर्व कुछ भी ना करे और रुपया कमजोर हो रहा हो? ऐसा कोई एग्जांपल दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकते हैं, वो भी देख लेते हैं ताकि हमेशा क्लियर रहे। अब जरा यहां पे ये टाइम पीरियड देखो, फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट 2009 का दिख रहा है तुम्हें, जनवरी 0.5%, कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं रहा था। देखो ये मेंटेन था, कब तक? 2015 तक। यहां पे कोई इंटरेस्ट में चेंज नहीं है फेडरल रिजर्व की तरफ से, ऑलमोस्ट मतलब निग्लिजिबल चेंज है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में रुपया डॉलर के प्रति कमजोर हुआ है तो इसका मतलब है इंडियन रुपी कमजोर हो रहा था। जरा चार्ट में देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ है। तो अब यहां पे जरा देखते हैं 2010 के आसपास, ये दिख रहा है 45 रुपीज पर डॉलर था। अब यहां से देखो 2010 से फेडरल वहां पे कुछ भी नहीं कर रहा था, फिर भी रुपया कमजोर हुए जा रहा था और ये देखो 2013, 14, 15 तक लगभग 35-40% रुपया टूट गया। तो यहां पे रुपया टूट रहा था, क्लियरली कमजोर हो रहा था। तो अगली बार जब आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन है कि हम वीक हो रहे हैं कि सामने वाला मजबूत हो रहा है, तो आप इस चीज पे नजर रख सकते हो कि फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है। अगर फेडरल रिजर्व कुछ भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम बहुत हाई चांस है कि हम वीक ही हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फिर हमारा रुपया इतना कमजोर रहता ही क्यों है? क्या रीजन है भाई? 35 रुपया 40 रुपया हुआ करता था और देखते देखते अब 85 पे आ गया, ऐसा क्यों? तो इसको ऐसे समझो, पूरी दुनिया में जो भी एक सिंगल करेंसी है ट्रेड की, वो है डॉलर। अभी के लिए मान के चलो सबसे मजबूत करेंसी वही है। अब एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझो कि कल को आप मुझे कोई सामान बेचो और मैं आपको बोलूं कि पाकिस्तानी रुपए में ले लो, आप बोलोगे पागल हो गया यार, पाकिस्तानी और श्रीलंकन रुपए में क्या क्यों दे रहे हो मेरे को भाई कोई ऐसी करेंसी में दो जो मजबूत करेंसी हो। तो पहले ये चीज होती थी गोल्ड में, लेकिन 1973 के बाद से ये आ गया डॉलर में। अब पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है डॉलर में कर लेंगे, तो फिलहाल सबसे मजबूत करेंसी है डॉलर। ठीक है, अब किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री से कुछ भी खरीदना या बेचना है तो लोग प्रेफर करते हैं कि डॉलर में ही करें। अब मैजिक यहां पे ये है कि डॉलर में ट्रेड करने के लिए सबके पास डॉलर तो होना चाहिए, तो डॉलर आएगा कहां से? अब डॉलर लेने के लिए आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा। समझा कि सबके पास डॉलर होना चाहिए। अच्छा, डॉलर किस किस तरीके से आपके पास आ सकता है? अब आप डायरेक्ट रुपया दो और उसके बदले डॉलर ले लो, लेकिन दूसरा तरीका है कि आप कोई सामान बेच दो किसी को कि भैया मैं आपको सामान दे रहा हूं, इसके बदले मेरे को डॉलर दे दो, तो भी तो डॉलर आने का तरीका है। करेक्ट। अब इंडिया बहुत सारा सामान दुनिया में बेचता है, तो इंडिया को डॉलर तो मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उससे ज्यादा हम खरीदते हैं, यानी कि हम कंज्यूमर हैं। दुनिया की नजर में हम कंज्यूमर हैं कि जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में हम कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं।
अब ये चीज कहां से मालूम पड़ेगी, जरा देखो ध्यान से। ये देखो, जैसे 2020 का डेटा यहां पे दिख रहा है, आप ये डेटा हमेशा आकर के यहां पे चेक कर सकते हो। हमने $284 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, यानी कि दुनिया को बेचा। तो हमें क्या मिला, $284 बिलियन मिल गए हमें, हमारे पास डॉलर्स आ गए। अब हमने सोचेंगे कि अरे यार ये डॉलर्स अब हम खर्च करके अपना काम चलाएंगे, लेकिन जब खर्च करने की बारी आई तो हमने खर्च किया $372 बिलियन, यानी कि ज्यादा खर्च किया। अब ये जो एक्स्ट्रा लगभग $90 बिलियन था, ये आया कहां से डॉलर, हमें खरीदना पड़ा ना। तो जब तक कोई कंट्री सामने से डॉलर खरीदती रहेगी, नेट हर साल लगभग हम $90 बिलियन, $100 बिलियन डॉलर खरीद रहे हैं सामान लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है सामने वाली करेंसी मजबूत होगी। समझ रहे हो आपकी यूएस डॉलर दुनिया में क्यों मजबूत है, क्योंकि पूरा दुनिया को डॉलर में ट्रांजैक्शन करना है। अब जो कंट्री नेट इंपोर्ट कर रही है, यानी कि नेट मंगा रही है सामान, उसको तो कुछ डॉलर तो लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ये हम हमेशा वीक में रहते हैं। अच्छा, ये मजबूत कैसे होगा, मजबूत होने की एक संभावना है जब आप नेट एक्सपोर्टर बन जाओ। अब जैसे हमने $284 बिलियन का सामान बेचा है ना, सपोज करो $284 बिलियन का सामान बेचने के बाद हमें सिर्फ $200 बिलियन का खरीदना पड़ता, तो भी हमारे पास नेट $84 बिलियन रखे होते बैंक अकाउंट में, कि कल को हमें कुछ और सामान खरीदा तो हमारे पास डॉलर है, हमें रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो उस समय ये साइकिल रिवर्स हो सकता है और रुपया धीरे धीरे मजबूत हो सकता है। इसीलिए जो अपनी गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट आती है, वो ये चाहती है कि हम यार नेट ना एक्सपोर्टर हों, नेट इंपोर्टर ना हो। उसके लिए क्या करते हैं, पहले ये देखा जाता है कि यार हम जितना भी सामान इंपोर्ट करते हैं ना, सबसे ज्यादा बड़ा उसमें सामान है कौन सा, क्या इसको कट कर सकते हैं क्या संभव। तो अगर आप हमारा इंपोर्ट देखोगे, ये रहा इंपोर्ट का डेटा, आप देखो मिनरल्स, ऑयल्स, ये सारी चीजें मंगाते हैं, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब इसको जरा HS4 में मैं कर देता हूं तो थोड़ा और डिटेल बताएगा। देखो क्रूड पेट्रोलियम, कोल, ये सारी चीजें हम मंगाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट पुश कर रही है कि यार इसको मंगाने की अगर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए ना तो मजा आ जाए। अब डिपेंडेंसी कम कैसे होगी, इसीलिए तो हम EV, सोलर एनर्जी, इस पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं, क्योंकि हम एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है। एनर्जी के लिए हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, वो सऊदी और चारों तरफ से। ये देखो ना यहाँ पे किस कंट्री से, चाइना से तो बहुत सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक हम मंगाते ही हैं, बट इराक, हांगकांग, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड अरब, सऊदी अरब, ये दिख रहा है, यहां से भी बहुत सारा सामान मंगाते। तो हमारे लिए सबसे ईजी हमें ये लग रहा है कि यार अगर हम एनर्जी इफिशियंट हो जाएं तो अपना काम हो जाएगा। ऑलमोस्ट हर कंट्री की गवर्नमेंट इस तरह का प्रयास करती है कि उनके जो मेजर इंपोर्ट्स है उस पर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो इंडिया में हम सोच रहे हैं कि यार जो हम डिफेंस का सामान मंगाते हैं, बाहर से लेते हैं, या फिर हम जो पेट्रोलियम सामान लेते हैं, क्या हम इसका अल्टरनेटिव क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए मेक इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत का गवर्नमेंट पुश कर रही है कि यार आत्मनिर्भर बन जाए तो मजा आ जाए। तो अब आपको एकदम क्लियर हो गया कि इस पर्टिकुलर पीरियड में डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया ठीक ठाक है, अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। और फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन भी आपको मालूम पड़ गया कि नेट अगर हम एक्सपोर्टर बन जाएं तो काम हो जाएगा अपना। अच्छा, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं, जरा वो भी देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट आपको समझने में इससे बहुत आसान होगा। ये देखो, जो हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सबसे बड़ा कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, यानी कि TCS, इन्फोसिस, ये जो सर्विसेज देती है ना दुनिया को, उसके बदले जो हमें पैसा मिलता है ना, वो IT है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो IT में तो जरूर भाई साहब इन्वेस्टमेंट करके रखो, पैसा बनेगा। इसीलिए TCS, इन्फोसिस, HCL, ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिनको आप रिसर्च कर सकते हो और धीरे धीरे उनमें पोजीशन बना सकते हो। अब जो कहानी की शुरुआत मैंने की थी कि राम और श्याम में अगर डिफरेंस 15% का हो गया तो कौन अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है। तो यहां पे 3 केस होंगे। केस नंबर 1 पकड़ते हैं। मान लो राम का नंबर 70% ही रहा 10th में, लेकिन श्याम का 55% हो गया, तो डिफरेंस 15% पैदा हो गया। तो यहां पे आप कह सकते हो कि भाई राम ने तो अच्छा ही किया, ये श्याम ने गड़बड़ कर दिया है। केस नंबर 2 लेते हैं। मान लो कि राम का टोटल परसेंटेज 75 हो गया 10वीं में, लेकिन श्याम का 60 ही रहा। तो यहां पे श्याम ने खराब तो नहीं किया, जैसा था वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। राम ने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया, कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो। तीसरा केस कि मान लो राम का टोटल 85% आ गया और श्याम का 70% आ गया, अभी भी डिफरेंस 15% का ही है और दोनों ने बेहतर किया।
तो ये जो डिफरेंस होता है ना, इसको देख करके हम कभी नहीं बता सकते कि एक्चुअली सामने वाला अच्छा कर रहा है या उसके अपोजिट वाला खराब कर रहा है। आपको रिलेटिवली देखना होता है, तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, वरना आपको लोग अपने हिसाब से नैरेटिव बताएंगे। एग्जाम्पल अगर एक छोटा सा और समझना चाहते हो, मान लो आपकी जैसी हेल्थ है, आप बढ़िया है, सुबह वॉक करने जाते हो, बहुत ही बढ़िया है हेल्थ आपकी, लेकिन सामने वाला रोज 4 घंटे जिम में मेहनत कर रहा है, उसकी 6 पैक बॉडी बन गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप खराब कर रहे हो, क्योंकि आपका डायरेक्ट उससे कंपैरिजन ही नहीं है। भाई आप अपनी लाइफ में अच्छे से खुश हो, वो अपनी लाइफ में है, तो कोई डायरेक्ट कंपैरिजन तो है नहीं। वहां पे अगर आप दोनों को रिंग में उतर के एक दूसरे से लड़ना है तो कंपैरिजन होगा कि सामने वाला ज्यादा मेहनत कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। लेकिन आपको अपनी लाइफ जीनी है, उनको अपनी लाइफ जीनी है, उनको अपना घर परिवार चलाना है, आपको अपना घर परिवार चलाना है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन यहां पे नहीं होता। आप जो कर रहे हो वो भी बेहतर, जो सामने वाला कर रहा है वो भी बेहतर। आई होप इस वीडियो से आपका एक थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ होगा कि कब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं और कब हम रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपके कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस है या फिर कोई आपका अलग पर्सपेक्टिव हो जो इस वीडियो में मिस हो गया हो मुझसे, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। हो सकता है मैं इस पे फॉलोअप वीडियो भी बनाऊं। और अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, इससे मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।